नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका रीजन की दो कंट्री के बारे में। दो में से एक कंट्री को पूरी दुनिया मान्यता देती है, नाम है सोमाली, और दूसरी कंट्री जिसका नाम हो जाता है सोमाली लैंड, जो सोमालिया से ही अलग हुई है अभी। अगर मैं सोमालीलैंड की बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है, एंड दैट कंट्री इज इजराइल। और कैसे अब ये जो युद्ध है जो मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ था, कहां पर अफ्रीका रीजन पर पहुंच गया है और क्यों पहुंच गया है, वन ऑफ द रीजन यही हो जाता है कि भैया यहां पर इजराइल ने अपना जो एम्बेसडर पहला है नियुक्त कर दिया है सोमालीलैंड में। और साथ ही साथ अभी जो पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए थी, वो अब लड़ाई रेड सी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने बोला है कि अब हम रेड सी ब्लॉक कर देंगे अगर आपने, यूएस को बोला है, अगर आपने यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपने ब्लॉकेट को नहीं हटाया, एंड दैट्स व्हाई अब ये जो लड़ाई है वो यहां तक आ पहुंची है। अब आपको ये लगेगा कि भैया लड़ाई तो यहां पर इजराइल के बीच में थी, चाइना का इसमें क्या रोल हो गया है, और कैसे यूएस और चाइना इस सोमाली लैंड और सोमालिया में आमने सामने आ गए हैं, तो इसका कनेक्शन भी हम समझेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं और समझते हैं कि भैया चाइना का क्या एंगल है इसमें। तो चाइना जो है ना वो सोमालिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। और हाल ही में चाइना ने सोमालिया को मिलिट्री सपोर्ट दिया है, और इसी के 2 दिन बाद इजराइल ने क्या किया, वहां पर अपना एम्बेसी ओपन किया और पहला एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया। ये है पूरा का पूरा पॉइंट कि कैसे यहां पर चाइना आपको नजर आ रहा है, कैसे यहां पर एक रणनीति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अच्छा, ये आपको सोमालिया नजर आ रहा है, ये है ना सोमालिया। अब देखो ये वाला जो रीजन हो जाता है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहां से आप देखोगे कि हमारा जो भूमध्य सागर है, जो रेड सी है, इंडियन ओशन है, ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। और जहां पर भी इंडियन ओशन की बात आती है, कनेक्टिविटी की बात आती है, वो रीजन वैसे ही चाइना के लिए स्वतः ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी इजराइल कोई डिसीजन लेता है तो यूएस कभी उसको मना नहीं करता है, इवन इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करता है। अब जब अगर मिलिट्री सपोर्ट दिया गया है तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और वो भी उस समय जब रेड सी को ब्लॉक करने की धमकी दी है किसने, ईरान ने। तो इजराइल ने पहले ही अपना एम्बेसडर यहां पर नियुक्त कर दिया, यानी कि प्लानिंग और प्लॉटिंग सोमालीलैंड में चालू हो गई है। नाउ अब आगे समझ लेते हैं और डिटेल में जानते हैं ये पूरी चीजें। तो क्या थी, खबर आई थी क्योंकि इन्होंने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ओआईसी जो है वो भी यहां पर विरोध कर रहा है। इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी हो जाती है वो विरोध करने पर उतर आई है, क्योंकि जो सोमालिया है ना वो एक इस्लामिक स्टेट हो जाता है, और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये ब्रेक हो। और उसमें भी कौन ब्रेक करे, इजराइल ब्रेक करे, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए, वो क्या हो जाती है कि भैया यहाँ पे हुआ क्या कि जो यूएस है, यूएस ने बोल दिया था कि अभी तो जो ईरान है ना वो हमें रेडी हो चुका है कि हम आपको यूरेनियम का जो पूरा पूरा इनरिचमेंट है वो देंगे। ऐसा यूएस ने कहा, जैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद हमें खबर ये देखने को मिली कि ईरान ने बोला कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, हम क्यों ऐसा कुछ कहेंगे। और तब जाकर के ये रेड सी के ब्लॉकिंग वाली बात और फुल फ्लेज युद्ध की बात और भी ज्यादा सत्य होती हुई प्रतीत आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कहां पर है। तो ये है आपका रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है हारगेसिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता चलेगी कि भैया यूएन मेंबर्स में से जितने भी देश हैं यूएन में मेंबर, उसमें इकलौता देश इजराइल है। और अगर मैं बात करूं सोमालीलैंड की, तो इसने 18 में 1991 को क्लेम की थी अपनी आजादी। 30 साल तक वो बेचारा कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया से अलग रहा, लेकिन 30 साल का सूखा खत्म कर दिया इजराइल ने अपनी एम्बेसी ओपन करके, और साथ ही साथ अपने एम्बेसडर को वहां पर नियुक्त करके। और किसी भी देश में यदि एम्बेसी है किसी दूसरे देश की, इट मींस कि भैया वो कंट्री है और उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, राइट। तो कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत हुई है यहां पर। खैर आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये सारी वारदात हुई यहाँ पर, और हम क्यों कह रहे हैं कि रेड सी में अब इसको ब्लॉकिंग की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो खबर आई थी कि भैया हमने आपको बोल दिया है कि यूरेनियम दो, और उधर से कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तो अब और भी ज्यादा कड़ाई करी जा रही है रेड सी में। और अगर रेड सी को हमें टैकल करना है तो इजराइल को पता है कि भैया सोमालीलैंड में कोई तो कुछ तो चीज हमारी होनी चाहिए। और क्योंकि चाइना ने अभी क्या किया है, सोमालिया में अपनी मिलिट्री भेजी है, तो उसी बीच ये सारे स्टेप ले लिए गए। तो अब आप समझते हो ना कि जियो पॉलिटिक्स में कैसे चीजें चलती हैं, और कितने जब आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे आपको
पता चलेगा कि यार नेशंस किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, और वो भी वॉर के टाइम पे। यानी कि हर एक देश बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है, हर एक देश बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। ये जो चाइना मिलिट्री सपोर्ट की मैं बात कर रही थी वो यही हो जाता है, क्योंकि हाल ही में सोमालिया में जो अल शबाब आतंकी समूह है ना, इसके खिलाफ इन्होंने मिलिट्री सपोर्ट इनको प्रदान किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया चीन क्यों सोमालिया के लिए इतना ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है, या फिर उसको सोमालिया से लाभ क्या हो जाता है। तो एक तो चीज मैंने आपको बताई कि भैया भौगोलिक तौर पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्षेत्र हिंद महासागर को रेड सी और भूमध्य सागर से जोड़ता है। और इतनी अगर लाइन आपको पता है ना, तो उसके आगे आपको समझने की जरूरत है नहीं कि भैया क्यों इनके लिए जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ देम रीजन ये हो जाता है। दूसरी रीजन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप ये देखोगे क्योंकि सोमालिया में अलग कौन होना चाहता है, सोमालीलैंड, लेकिन सोमालिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चीन से अलग कौन होना चाहता है, ताइवान, लेकिन चाइना भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दोनों की पॉलिसी क्या हो जाती है, वन चाइना और वन सोमालिया। इसलिए दोनों के जो हित हैं वो आपस में मैच करते हैं, एंड दैट्स वाई ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आप देखोगे यहाँ पर खबर भी निकली थी जो MFA चाइना के द्वारा, दैट चाइना एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर इजराइल रिकॉग्नाइज ऑफ द सोमालीलैंड एज अ फर्मली अगेंस्ट इट। और इन्होंने इसको, चाइना ने भी यहाँ पर अपोज किया कि जो इजराइल उसको एज अ कंट्री मान्यता दे रहा है ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है और किसी भी नेशन की सॉवरेंटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन चाइना तब भूल जाता है जब POK की बात आती है, तब वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं सोमाली की बात करूं या फिर सोमालिया लैंड की बात करूं तो चाइना कह देता है भैया इजराइल गलत कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द जियोपॉलिटिक्स। नाउ आगे बात करते हैं। चीन और जो सोमालिया है ना, इसके नेता अक्सर आप देखोगे तो मोगादिशु, जैसे कि वन सोमालिया और वन चाइना जो मैंने बताया कि इस सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन अब देखो दो नेशंस कैसे मैच कर रहे हैं, चाइना और सोमालिया एक हैं और इधर ताइवान और सोमालीलैंड एक हैं। अब दोनों के हित क्योंकि सेम हो जाते हैं, ताइवान चाइना से अलग होना चाहता है और इधर जो सोमालीलैंड है वो सोमाली से अलग होना चाहता है, और इसीलिए सोमालीलैंड और आपका ताइवान दोस्त हो जाते हैं और उधर सोमालिया और चीन आपके आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। और इवन सोमालीलैंड और ताइवान दोनों ही सैम को टूटे हुए राजनीतिक प्रयोगों का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो हमेशा अस्वीकार करते हैं किसी भी प्रकार का नेतृत्व अपने ऊपर। ठीक है, आगे आते हैं। चीन के पास विशाल आर्थिक शक्ति हो जाती है, वैश्विक प्रभाव है, एक बड़ी सैन्य ताकत है और उसकी नौसेना भी तेजी से विस्तार कर रही है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ताइवान पर संभावित सैन्य जो कार्रवाई है वो करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। और यही सेम टैक्टिक ये अपनाना चाह रहे हैं कहां पर, सोमालिया में। तो ये सोमालिया को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे और आपको जब सोमालीलैंड पर हमला करना हो भैया तब कर देना। तो दोनों के आपस के हित अपने सेम हो जाते हैं, इसलिए दोनों कंट्री आपस में दोस्त हैं। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो युद्ध है और इसमें बीच में जैसे सोमालीलैंड की एंट्री हुई है और सोमालिया की एंट्री हुई है, तो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है, ट्राई जंक्शन बन गया है। कौन कौन नेशन का ट्राई जंक्शन है, एक तरफ है आपका कौन, ईरान, साथ ही साथ कौन, चाइना, और दूसरा सोमालिया, और एक साइड कौन है, सोमालीलैंड, इजराइल और US हो जाता है। अब ये तीन नेशन एक दूसरे के सामने खड़े हैं अपने अपने हितों को लेकर के। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और हमारा जो बार बार कहा जा रहा है ना कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो चीन का सोमालिया में बढ़ता हुआ जुड़ाव मुख्य रूप से सोमालीलैंड द्वारा ताइवान की कूटनीतिक मान्यता देने और उसके अपने अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के प्रयासों से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने देखा भी है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है। अब देखो जैसे कि उन्होंने बोला था कि यहां पर हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाता है ना, ये हमारा रेड सी है जिसको चोक करने की बातचीत कही जा रही है। अब देखिए यहां पर क्योंकि खोल ही नहीं रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान ने बोला कि अगर जब तक तुम यहां से हटोगे नहीं तब तक हम क्या करेंगे, अगर वहां से नहीं हटोगे तो बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे और साथ ही साथ हम रेड सी को बंद कर देंगे। और ये जो रास्ता है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बात करूं तो विश्व का 20% जो एक्सपोर्ट है ऑयल वगैरह का वो यहां से होता है, और रेड सी से कितना होता है हमारा 10% होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 20% एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ तो हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं लगभग 25% तक बढ़ गए हैं। और अभी अगर रेड सी को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से तो 25% बढ़े हैं, अगर इन्होंने रेड सी को ब्लॉक कर दिया तो अब आप सोचिए कि ऑयल प्राइसेस में कितना ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा आपको।
और दुनिया का लगभग 40% रूट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब जब बार बार किसी एक चोक पॉइंट को लेकर के बातचीत होती है, क्योंकि शुरू हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, फिर बाब अल मंदेब पर आए, इसको ब्लॉक करने की ईरान ने धमकी दी, रेड सी तक पहुंच गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूट हैं और कौन कौन से चोक पॉइंट हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है और जहां से पूरी दुनिया का व्यापार चल रहा है। तो इधर हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिस पर डिपेंडेंसी चाइना की लगभग 90% से ज्यादा हो जाती है। ये चोक पॉइंट है प्राइमरी। ये केप ऑफ गुड हो जाता है चोक पॉइंट। बाब अल मंदेब है जिसको धमकी दी गई। इधर आपका स्वेज कैनाल हो जाता है। इधर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो फाइनली बंदी है। इधर आपका जिब्राल्टर हो जाता है, ठीक है। इधर आपका बॉस्फोरस हो जाता है। इधर आपका पनामा कैनाल हो जाता है। अब आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कि अगर ये बंद हुए तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तो ध्वस्त होगी। और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में खबर आई भी है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इन्हीं सारी चीजों की वजह से झटका लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पूरे कंसर्न में जो सोमालीलैंड का मामला चल रहा है, सोमालिया का मामला चल रहा है, और किस तरीके से जो पूरी दुनिया है इसमें फंसी हुई है हमारी, राइट। और जो कनेक्टिविटी की मैंने आपकी बात करी थी, ये देखो यहाँ से पूरा कनेक्टिविटी दिखाई दे रहा है। इधर ये देखो, इधर आपका इजराइल हो जाता है, यहाँ से आपका पूरा रूट है जिसको रूट को ब्लॉक करने की बार बार बातचीत कही जा रही है। और चाइना को क्या फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से भी अपना लेकर के आता है, इधर स्वेज कनाल हो जाता है, बीच में रेड सी हो जाता है, इसलिए वो अपनी पहुंच यहाँ पर बनाए रखना चाहता है और किसी भी तरीके से वो नहीं चाहता कि सोमालिया के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाए। चलिए आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे पहले यहाँ पर खबर आई थी दैट साउथ कोरिया वेसल क्रॉस द रेड सी एंड द रिपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज डिस्टर्ब्ड। ईरान स्ट्राइक इन अ रेड सी वुड बी द बिगेस्ट एक्सलेशन येट वांट द क्लिपर। ईरान थ्रेटन्स द डिस्टर्ब्ड शिपिंग। अब जो बार बार खबर आ रही है, सेम वही खबर आ रही है कि ईरान किस तरीके से ये बोल रहा है कि अगर आप लोग अपने वेसल नहीं हटाते हो या जो ये लड़ाई है इसको शांत नहीं करते हो तो हम किस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे आपके मार्गों को। ईरान ने चेतावनी दी है कि आपको जो हॉर्मुज जलडरू है यहाँ से अपनी चीज़ों को हटाना होगा, वरना हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो रेड सी हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कह रहा था बार बार कि हम ब्लॉक कर देंगे, तो वो क्यों ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब जो स्थिति बनी है वो नाजुक संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि अब ये एक पॉइंट से शुरू होकर के अन्य नेशन तक की तरफ भी जा रहा है, अन्य देशों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें, और चोक पॉइंट्स धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने आपको वर्ल्ड के चोक पॉइंट्स बता दिए कि अगर ये यहाँ से शुरू हुआ था और रेड सी तक आ गया है तो उसके आगे भी बहुत सारे चोक पॉइंट हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके बंद हुए तो क्या स्थिति हो जाएगी। क्योंकि चाइना को हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो ताइवान के लिए एक जैसे कि यूएस जो ग्रीनलैंड के लिए पागल है ना, लेकिन चाइना ताइवान को हथिया करके रहेगा। जो ताइवान की अभी हमने आपको बताई थी कि क्या स्ट्रैटेजी और क्यों वो हमारा जो सोमालिया उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। तो एक बार लोकेशन भी आप देख लीजिए कि क्या हो जाती है, ये है ताइवान, इधर हमारा चाइना हो जाता है। इसी बीच इन्होंने कुछ दिन पहले एक शिप वगैरह भी भेजा था। ताइवान को एक 5 तरफ में इन्होंने घेर रखा है जोन बना करके। बात करते हैं, ये चीन से करीब 160 किलोमीटर दूर हो जाता है। क्षेत्रफल इसका मात्र 35,980 वर्ग किलोमीटर है। जीडीपी $774 बिलियन की हो जाती है। ताइवान के लिए भी ये हमेशा जब भी किसी नए नेशन के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, राजनयिक संबंध बढ़ाते हैं, तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करने के लिए कहते हैं। ऑल्दो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में तो आप देखोगे कि इंडिया ऐसे तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है ताइवान को, लेकिन इंडिया भी अपनी एम्बेसी और जो राजदूत वगैरह है इसके प्रोसेस में हमेशा रहता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इनके साथ सेमीकंडक्टर को लेकर के भी डील कर रखी है। अब हम क्यों बैक एंड पर इनके साथ अपने संबंधों को बेटर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जब पीओके का मुद्दा आता है तो हमेशा चाइना क्या करता है, पाक को सपोर्ट करता है। तो हम भी तो कह रहे थे कि आप वन इंडिया पॉलिसी मानो, तो हम वन चाइना पॉलिसी मानेंगे। जब आप वन इंडिया पॉलिसी नहीं मान रहे हो तो हम आपकी वन चाइना पॉलिसी नहीं मान रहे हैं, और हमारे पास ये प्रूफ है, इसलिए हम ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में लगे भी रहते हैं, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं और देखिए ये वो आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हो जाती है जिसको लेकर के हमेशा ये परेशान चाइना बना रहता है। अब देखो, यूएस अप्रूव 1.1 बिलियन ताइवान आर्म्स सेल एंगरिंग चाइना, और इसी बीच सपोर्ट में बैकिंग में कौन रहता है ताइवान के, तो हमेशा यूएस रहता है। तो आप देखो कि जहां जहां चाइना किसी अदर नेशन को यहां पर सपोर्ट कर रहा है या मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है तो वहां वहां यूएस नजर आएगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री सपोर्ट दिया गया चाइना के द्वारा किसको, सोमालिया को, वैसे ही वहां पर इजराइल ने इंटरवेन कर दिया। यूएस ना तो अपोज करता है ना ही एक तरीके से सपोर्ट ही करता है, अपोज तो कभी नहीं करता है इजराइल को। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो क्योंकि ताइवान अलग होना चाहता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहता है, तो यहाँ पर यूएस क्या कर देता है, भैया लो हम तुमको और भी ज्यादा मिलिट्री से पूरी तरीके से लाद दे रहे हैं ताकि अगर फ्यूचर में कुछ हमला हो तो आप दोनों नेशन अपना मिलकर के कार्य कर लीजिएगा, राइट। आगे आते हैं तो वास्तव में सोमालीलैंड को दुनिया में किसी भी देश में स्वतंत्रता नहीं दी और 30 वर्षों तक ये एक देश पूरी तरीके से इसीलिए संघर्ष में था क्योंकि कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली
अब लंबे समय बाद ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आई हैं, और सोमालीलैंड को जब मान्यता मिली वो भी उस टाइम जब युद्ध की स्थिति चल रही थी। खैर, अब देखो यहाँ पर इंडिया कि अगर हम बात करें कि इंडिया अब क्या करेगा सिचुएशन में, बिकॉज इंडियन ओशन है, और अगर हम सोमाली और सोमालीलैंड की बात करें तो इंडिया को भी एक को चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक प्रेजेंट समय में उभरती हुई इकोनॉमी हो जाता है, और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से इंटरप्शन होता है तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। और चाइना में अगर वहां पर बहुत सोमालिया की चाइना के साथ अगर बहुत अच्छी एक तरीके से पैठ है और चाइना बहुत अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, तो ऑफकोर्स इंडिया को वहां पर इंटरवेन करना ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से। और प्लस इजराइल के साथ हमारी दोस्ती तो वैसे भी अच्छी हो जाती है। तो आप देखोगे रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार का क्षेत्र है, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा में प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे में भारत एक उभरती इकोनॉमी है। भारत यहाँ पर एक ओर से, जिसमें सोमालीलैंड में अमेरिका, इजराइल और यूएई का समर्थन है, रेड सी एक उभरता हुआ रणनीतिक साझेदार बन रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका बेबरा एक्सेस के माध्यम से ये समूह हौती, जो कोई हुती कहता है या हौती कहता है, तो इन खतरों का मुकाबला करते हुए समुद्री मार्ग में सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। तो भारत के लिए सहयोग व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है वो सोमालिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है, लेकिन वो सोमालीलैंड का विरोध भी नहीं करता है। वही हमारी डिप्लोमेसी हो जाती है कि भैया जहां पर जिस देश से हमें फायदा मिलेगा उस देश का हम समर्थन करेंगे, यानी कि हम ना ही किसी का बहुत खुल करके समर्थन करते हो, ना ही किसी का हम खुल करके विरोध करते हैं। और यही रीजन है, यही डिप्लोमेसी जो अभी हम निभा रहे हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज गुजर रहे हैं। और अब ये देख लीजिए कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये पॉइंट हो जाते हैं और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सोमालीलैंड और सोमालिया हो जाता है, क्योंकि यहां से कितना ज्यादा व्यापार आप देखोगे ना, रेड सी से ये जहाजों की संख्या देखो किस तरीके से जा रही है, राइट। 40% एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर डिपेंडेंसी हो जाती है इस मार्ग पर। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो सोमाली और सोमालीलैंड का विवाद है क्या दोबारा से इरप्ट हो जाएगा? इन सारे झगड़ों की वजह से एक नया युद्ध आपको देखने को मिल सकता है, या फिर फाइनली अब ये युद्ध ट्रायंगल वाले जो फॉर्मेट है वहां पर चला जाएगा और चाइना खुल करके आएगा और यहाँ पर बातचीत होगी, या फिर आपका सुलह ही हो जाएगी अंततः और किसी भी तरीके की ये जो स्थितियां हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी। तो इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।